हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं और सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 5, उसमें हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। शायद मैंने कल ये वाला रोड मैप दे दिया था, ये रूट मैप आपको दे दिया था कि हम पार्ट 5 में क्या करेंगे एंड देन पार्ट 6 में क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद कल का दिन विल बी द लास्ट डे टू फिनिश इट ऑफ, राइट। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अगर मुझे समझना है तो कल मैंने एक चीज़ बोली थी आपको अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये बात कर ली थी, यानी कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। फिर इसमें हमने दो टाइप की बातें करी थी। या तो मैंने बोला था कि इससे दिखाएंगे राउल्ट लॉ से दिखाएंगे पॉजिटिव डेविएशन या फिर दिखाएंगे नेगेटिव डेविएशन, राइट। नेगेटिव डेविएशन या तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब राउल्ट लॉ का कर्व अगर ऐसा है, अगर इस तरह से है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर आ रहा था एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। ये है राउल्ट लॉ जिसको मैं अब डॉट लाइन कर रहा हूँ। ये जो डॉट लाइन है ये राउल्ट लॉ की है, इससे डेविएशन आ रहा है, इससे वेपर प्रेशर बढ़ गया। और वेपर प्रेशर बढ़ना तब होता है जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स घट जाए। और यहां पर मैंने आपको यह भी समझा दिया था कि अगर उल्टा हो गया, अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ गया, तो ये राउल्ट लॉ का ग्राफ है जो कि अब नहीं आएगा क्योंकि नॉन आइडियल है। तो अब की बार ऐसे में उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इज दिस इज नेगेटिव डेविएशन। ये वाली बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में चर्चा हो गई थी, ये ग्राफ हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अगर मैं इसके बाद की बात आपसे बताऊं तो बात सारी ये है कि एक तो हो गया चलो डेविएशन करना। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स के साथ एक वर्ड इंकलकेट कर दूं, एक वर्ड जोड़ दूं, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज डेविएशन, राइट। लार्ज डेविएशन यानी डेविएशन तो है लेकिन अब की बार वो डेविएशन काफी ज्यादा है। और अगर काफी ज्यादा हो गया, लेट्स से कि मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया, एक ग्राफ प्लॉट आपके सामने करा इस तरह से, ये PA0 यहां पर है, लेट्स से PB0, और मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाला ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। जैसे ग्राफ ड्रॉ करा और मैंने बोला कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लाइन तो रेफरेंस थी। अब की बार लार्ज डेविएशन ऐसे इस तरह से, ठीक बीचों बीच आए नहीं आए कह नहीं सकते, ठीक बीचों बीच आए या नहीं आए कह नहीं सकते, इस तरह से बना दिया। और ये जो मैंने लार्ज डेविएशन दिखाया है, इसका मिनिमा पॉइंट ये वाला, इसका ये वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब एक बात आपको ग्राफ पढ़ने आने चाहिए, ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए कि यहां पर क्या था। ये पूरे मिक्सचर की लाइन है, इसका मतलब यहां पर प्योर A है और यहां पर प्योर B है, बीच में मिक्सचर है। इसका मतलब यहां पर B 0 है, यहां B का मोल फ्रैक्शन 0 है और यहां A का मोल फ्रैक्शन 0 है। आफ्टर दैट बीच में मिक्सचर है, और इस बीच में जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, ये वाला, इस वाली कॉन्सेंट्रेशन पर अगर मैं पता करूं तो मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर लोएस्ट है। अगर तुम हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में डिस्कशन हुआ है। पार्ट 2 और पार्ट 3 एक बार आप चेक कर लेना अपने एंड से, मैं बता दूंगा देखकर। वैसे पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कशन हुआ है कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसकी वेपर ज्यादा बन रही है, इसका मतलब वो ज्यादा वेपोरेट हो रहा है, ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है तो ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, तो कम टेम्परेचर लगेगा उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए। उसे कम प्रेशर लगेगा, मतलब कम टेम्परेचर की खपत होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कम ऑन, ये बात डिस्कस हो चुकी थी। तो हम ये बोल रहे हैं कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर तो घट रहा है। अगर घट रहा है तो आप सोच कर देखो, ये ही वाला ग्राफ
यही वाला ग्राफ अगर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है तो मैं इसे अगर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर दूं तो ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसको TA0 लिख देता हूं। कम ऑन, वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम, अरे इसके कंपैरिजन में कम है ना, इसके कंपैरिजन में कम है ना, तो यहां पर लिख देंगे TB0, राइट। और ये रहा मेरा एक्सपेक्टेड यानी कि राउट लॉ। ये बोल रहा है वेपर प्रेशर घटते 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 मिनिमम, यहां उल्टा हो जाएगा। वेपर यहां पर हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ते 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 मैक्सिमम, ऐसे ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक बात और खास देखी गई बेटा, एक बात और खास देखी गई, वो ये कि ये केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं थे, ये केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं थे, यहां कुछ और भी था। और उस कुछ और को ही समझना है, उस कुछ और को ही समझना है जनाब। देखो क्या समझना है, मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास एक लिक्विड मेरे पास A है और एक लिक्विड मेरे पास B है, और लेट से ये मिक्स हुए हुए हैं, ये मिसिबल हैं, ये मिक्स हैं। अब आप सोचकर देखो इस वाले मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका ख्याल आएगा, या शायद आपको कुछ पता है तो मैं ही आपको बता देता हूं जनाब। इसके बॉइलिंग पॉइंट में समस्या ये है, दो लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड्स का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लेट से, अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका 70 डिग्री सेल्सियस है और लेट से ये 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच कर देखो, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और ये मिक्सचर है। जब मैं इन्हें हीट करूंगा तो लिक्विड A जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी से वेपर बनाएगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और ये थोड़ी देर में होगा। और अगर ऐसा है तो ये वाला टेम्परेचर आते ही ये लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देगा। उसके बाद कुछ देर के लिए, ध्यान रखना, जब बॉइलिंग पॉइंट आता है, ये बात पढ़ चुके हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट आता है उस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। इसका मतलब कुछ देर के लिए टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, कुछ देर के लिए टेम्परेचर ठहर जाएगा 70 पर, और आफ्टर दैट फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और 110 पर जाकर रुकेगा। दैट मींस देयर इज अ रेंज। बॉइलिंग पॉइंट की क्या आने वाली है, रेंज। रेंज क्या हो गई, 70 to 110, ऐसा कुछ इसकी रेंज हो गई, ऐसी कुछ इसकी रेंज हो गई। अब सवाल ये है अगर मैं आपसे कहूं कि ये मिक्सचर बनाते टाइम कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसी ली गई, कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसी बनाई गई जिसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ना तो 70 आया, ना 110 आया, एक ही आया, रेंज नहीं आई। बेटा ये रेंज है, रेंज नहीं आई, ऐसा मिक्सचर बन गया। सच मिक्सचर इज फॉर्म्ड, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, सच मिक्सचर इज फॉर्म्ड विच shows a sharp boiling point। बेटा शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है सिंगल बॉइलिंग पॉइंट, और इसी सिंगल बॉइलिंग पॉइंट पर सारा का सारा मिक्सचर बॉइल हो गया, रेंज नहीं आई। मैं धोखा तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंट बाद में हुए। कहने का मतलब एक मिक्सचर ऐसा बना, एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऐसी बनी जहां पर जाकर हमारा मिक्सचर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा विद रेस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट। उसने बिहेव कर दिया एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ प्योर एंटिटी, एज अ प्योर कंपोनेंट, और उसने एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट दिखाया, एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट दिखाया। और ऐसे खूबसूरत मिक्सचर को, ऐसे बढ़िया मिक्सचर को हमने नाम दिया एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इन्हें नाम दिया गया एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, राइट। इसका मतलब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स आर दोज मिक्सचर्स विच इज फॉर्म
when which shows a sharp boiling point. ऐसे मिक्सचर जो कि मिक्सचर होते हुए भी एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट, एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। और जनाब ये क्या हैं? व्हाट आर दीज? ये क्या हैं? ये यही हैं जो मैं ऊपर दिखा रहा था। ये दरअसल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही हैं, लेकिन कौन से वाले? विच शोज लार्ज डेविएशन। आई थिंक यू कैन नाउ कनेक्ट द डॉट्स। नाउ कनेक्ट ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which shows the large deviation from Raoult's law and they show a sharp boiling point. Come on, connect the dots, please connect the dots. कनेक्शन बनाइए भाई, कनेक्शन के ही मार्क्स हैं। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which shows large deviation from Raoult's law and shows a sharp boiling point are called azeotropic mixtures. Come on, azeotropic mixtures. और सोच कर देखो, जब इन्होंने शार्प बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिया, जब इन्होंने शार्प बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिया, एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिया, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब दे कैन नेवर बी सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन। क्योंकि डिस्टिलेशन में आप अलग करते टाइम इनका बॉइलिंग पॉइंट का ही तो सहारा लेते हो, इनको बॉइल ही तो करते हो, इनकी बॉइलिंग ही तो करी जाती है, और ये बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं केवल एक, यानी सारा का सारा मिक्सचर बॉइल हो जाएगा, सारा का सारा मिक्सचर बॉइल हो जाएगा जनाब, तो आप उसे डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। राइट? अब आप सोच कर देखो, डेविएशन तो दो तरह के होते हैं भाई। मैंने क्या बोला? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शोज लार्ज डेविएशन। ये तो बताया नहीं ना कौन सा भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये एग्जांपल हमने नेगेटिव का लिया था। कम ऑन, राउल्ट लॉ जो था वो वेपर प्रेशर का था, राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर का था, इसीलिए मैंने पहला ग्राफ वेपर प्रेशर का बनाया, नेगेटिव डेविएशन को देखा, इसके हिसाब से मैंने टेम्परेचर का ग्राफ बनाया। जो पॉइंट मिनिमम आ रहा था वो टेम्परेचर में मैक्सिमम पहुंच गया, तो मेरे लिए अगर ये एक एजियोट्रॉप का पॉइंट है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो मैं मिक्सचर बनाऊंगा यहां, भाई देखो मैं कह नहीं रहा, आई एम नॉट अबाउट द गारंटेड, मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे देखने में, फिलहाल मुझे ग्राफ देखने में ऐसा लग रहा है कि लगभग 70%, 70 to 75% इसके अंदर बी है, और मात्र इतना, ठीक है, वो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि 70-30 कर लेते हैं, 70-30 का रेशियो है, 70-30 का रेशियो है। और ऐसा मिक्सचर एक अपने आप में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट रखता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, मतलब कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। ना बॉइलिंग पॉइंट ये, ना बॉइलिंग पॉइंट ये, बॉइलिंग पॉइंट लगभग 120, लगभग 130 इस तरह का हो गया। और सिंगल बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं तो ऐसा हुआ, या तो ये आया या फिर ये आया, मतलब बढ़ गया, ना ये, इससे ज्यादा। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमने दो टाइप के सॉल्यूशंस बांटे हुए हैं। हमने एजियोट्रॉप्स को दो हिस्सों में बांट दिया, हमने एजियोट्रॉप्स को दो हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से हिस्से जरा पढ़ लेते हैं। एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। राइट? अब ये शब्द बताएगा, आपको कुछ नहीं रटना, आपको शब्द बताएंगे, आपको वर्ड्स बताएंगे। यहां लिखा हुआ है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसा एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो। मिनिमम मतलब जो दो कंपोनेंट को मिलाकर आपने मिक्सचर बनाया है ना, जो दो कंपोनेंट को मिलाकर आपने मिक्सचर बनाया है, उन दोनों से ही कम हो मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब जिन दो कंपोनेंट्स को लेकर आपने मिक्सचर बनाया है उन दोनों से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम कब बनेंगे? सोचो, बॉइलिंग पॉइंट कम,
मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। सीधी बात। कैसे याद रखोगे? इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट कम का ऑटोमेटिकली मतलब हो गया वेपर प्रेशर ज्यादा। और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा तो किससे ज्यादा? नॉर्मल से ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। कम ऑन। इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होंगे? पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैसे सोचेंगे भाई साहब? सोचो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम, नॉर्मल से कम। नॉर्मल से कम मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है? और ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया ना ये एक सिंगल पॉइंट है, यहां भी एक सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट से सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपके पास जो एजियोट्रॉप बन रहे हैं ना, जो एजियोट्रॉप आपके पास बन रहे हैं वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पर फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप फिलहाल इतना मसाला, इतना सब कुछ थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर देखने के बाद मैं एक बार इसको समराइज कर दूंगा। आई विल समराइज। जो कुछ नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं नोट डाउन करना है तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। वैसे मैं हमेशा, मेरे स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, ऑल्दो मैं आपके सामने हूं नहीं, ठीक है? आप तो मेरे को फ़ोन में देख रहे हैं तो आप अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैं इस बात के सख्त खिलाफ रहता हूं कि आप सत्यनारायण की कथा सी सुन रहे हैं। कथा नहीं सुननी है, कथा नहीं सुननी है। मैं कोई हवन नहीं करवा रहा हूं कि स्वाहा स्वाहा बोलता रहूँगा और आप आहुति देते रहो। कुल मिलाकर सीधी सी बात यह, आपको पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, थोड़ी तो आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है? फिलहाल मैं इनको रब ऑफ कर रहा हूँ और आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और क्या, मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ बस, एग्जाम्पल देकर। और अब आज हम एक नया शानदार टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर जाएंगे। आज हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन पूरा कर लेंगे। ठीक है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो लार्ज, एक काम करता हूं मैं आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लिखकर एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, इनको समराइज कर देता हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पहला पॉइंट, शोज लार्ज, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो, लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, यानी कि फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन। चौथा पॉइंट, सिंगल या शार्प बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा पॉइंट, कैन नॉट बी सेपरेटेड और प्यूरिफाइड। भाई सेपरेट क्यों कर रहे हो? प्यूरिफाई करने के लिए। कैन नॉट बी सेपरेटेड और प्यूरिफाइड ऑन थ्रू डिस्टिलेशन, लिख लो, थ्रू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के थ्रू आप इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में इसकी समरी है। आप, मेरी गारंटी है, आप इन 5 पॉइंट्स को रट जाओ। रट क्या जाना है यार, समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। ये 5 पॉइंट्स जीवन दान है इसके लिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझने के लिए फॉर द क्लास 12th। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? उसके अलावा 2 टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है? और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पता कैसे लगाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में कौन आएंगे? जिसका अट्रैक्शन फोर्स घट गया, जिसका अट्रैक्शन फोर्स घट गया। एग्जाम्पल
95% इथेनॉल इन वाटर, क्योंकि कल भी समझाया था वाटर की अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फार 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 बेटर एज कंपेयर टू द इथेनॉल। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सोचो ऐसे ही सोचना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम मतलब नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन तब आएगा जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जनाब यहां पर जाता है 69% HNO3, ठीक है, ऑब्वियसली इन वाटर, ऑब्वियसली इन वाटर। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जहन में बैठा लीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज इनको जरूर नोट डाउन करिएगा। मैं इसीलिए सामने से हटा हूं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा बहुत नोट डाउन जरूर करें, आपको नोट डाउन करना ही चाहिए। दूसरी बात भाई, बुक जरूर पढ़ा करो। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं सब NCERT ही है, सिर्फ सब कुछ NCERT है, सब कुछ NCERT है, ठीक है, सब कुछ NCERT है। तो 95% इथेनॉल इन वाटर, यानी कि ऑब्वियसली 5% वाटर रहा, 5% वाटर रहा होगा, सॉरी 68, आई एम सॉरी 68% HNO3 इन वाटर, यानी कि 32%, 32 हो गया ना, हाँ 32% वाटर है, 68% ये है। और ऐसे में ये अपने एग्जाम्पल हो गए, एक एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, आप बुक में और ढूंढ लेना, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना है। तो अपना एक टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक, यानी कि अब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर जाते हैं। लेट्स बिगिन द शानदार टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, चलिए, वैसे तो खैर जिसने एजियोट्रॉप समझ लिया, जिसने राउट लॉ समझ लिया, उन्हें बहुत आसानी से आ जाएगी। चलिए समझते हैं, ठीक है, समझते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा एक बात तो ध्यान रखना, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जिसके पंख नहीं लगे हुए, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो उड़ नहीं सकता, जो इवेपोरेट नहीं कर सकता, अगर इन सॉल्वेंट, और ऑब्वियसली लिक्विड सॉल्वेंट में हम ले रहे होंगे, सॉल्वेंट कैसा रहेगा, लिक्विड, तो यानी कि वोलाटाइल सॉल्वेंट है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, सॉल्वेंट वोलाटाइल है। अगर ऐसे मिक्सचर हम लें तो लेट्स से कि मैंने लिया पानी और पानी में मिला दिया मैंने नमक, पानी में मिला दिया मैंने सॉल्ट, तो सॉल्ट घुल गया, कम ऑन, सॉल्ट घुल गया, सॉल्ट घुल गया। घुलने का बेटा, घुलने का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, घुलने का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई पढ़ा था आपने, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स। इस तरह से अब आपने ये बना दिया। अब आप सोच कर देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, जब नमक को पानी में घोलते हैं तो कुछ बच्चे क्लेम करते हैं कि व्हाइटिश कलर आता है। नहीं भाई, नहीं आता। आप प्योर सॉल्ट को पानी में घोल कर देखो, घोलने के बाद आप फिर देखो ना, ध्यान, पहले घुलते टाइम नहीं, घुलने के बाद आप चेक करो, क्लियर सॉल्यूशन है। और अगर मैं इसमें बीकर में ले लूं तो जनाब मैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी चेक कर सकता हूं, जैसे कि मान लो मैं इसकी डेंसिटी चेक करूं। डेंसिटी चेक करने के लिए मैं क्या चेक कर सकता हूं, मैं मास चेक कर सकता हूं, ये एक प्रॉपर्टी है। मैं इसका वॉल्यूम चेक कर सकता हूं, हां ये भी एक प्रॉपर्टी है। दोनों को चेक करने के बाद मैं डेंसिटी चेक कर सकता हूं, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं टेम्परेचर चेक कर सकता हूं, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। मैं इसका पीएच चेक कर सकता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। मैं इसके अंदर लाइट एंटर करवा के, मैं इसके अंदर लाइट को एंटर करवा के मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर सकता हूं, मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर सकता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये कॉलीगेटिव क्या है, कॉलीगेटिव क्या है? तो सरकार मैं ये वाली प्रॉपर्टी तो लिख ही चुका,
अब जरा कुछ प्रॉपर्टी और देख लेता हूं, कुछ और देख लेता हूं। मैं इसका वेपर प्रेशर का चेंज देख सकता हूं। बेटा चेंज का मतलब सोचो, सॉल्ट घोलने से पहले, नमक घोलने से पहले सिर्फ पानी था, नमक घोलने से पहले सिर्फ पानी था। क्या उस पानी का वेपर प्रेशर आता? हाँ आता। क्या नमक डालने की वजह से उसमें कुछ चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। तो वेपर प्रेशर में चेंज चेक कर सकता हूं। मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकता हूं, यह भी एक प्रॉपर्टी है। और बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज चेक करूंगा। चेंज मतलब मेरे को मालूम है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर मैं प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या पता नमक डालने की वजह से कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। फिर मैं फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज चेक कर सकता हूं, मैं फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज चेक कर सकता हूं, यस ये भी एक प्रॉपर्टी है। और जनाब मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक नया है, इसको समझेंगे, ये एक नया है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? क्या ये सारी कॉलिगेटिव हैं? आंसर इज नहीं, आंसर इज एब्सोल्युटली नहीं। जनाब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई है ये तो मैं चेक कर सकता हूं, ये तो प्रॉपर्टीज हैं। तो साहब बात ऐसी है, वो प्रॉपर्टी जो केवल और केवल सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो लिया है, सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करे, केवल सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड करे, उसकी नेचर पर डिपेंड ना करे, उसकी नेचर पर डिपेंड ना करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बेटा ध्यान रखना, कौन सा नंबर, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कौन सा नंबर। केमिस्ट्री में हम नंबर की बात जब चलती है ना, नंबर्स की बात जब चलती है, किसी के पार्टिकल्स गिनने की बात चलती है, तो ध्यान रखना हमारे लिए प्रेफरेंस में कौन आता है? हमेशा मोल। हमारे प्रेफरेंस में हमेशा कौन आता है? मोल। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं अभी लिखूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स only on the number of non-volatile solute, not on the nature. नेचर पर डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए तो मैं डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं। इसका मतलब क्या ये कॉलिगेटिव है? ना, नहीं। क्या ये? नहीं। क्या ये? नहीं। क्या ये? नहीं। क्यों? आप सोचो, पीएच, यार एसिड डाल दूंगा पीएच अलग हो जाएगा, बेस डाल दूंगा पीएच अलग हो जाएगा, जबकि सेम अमाउंट डालूंगा तब भी पीएच अलग अलग आएगा। मैं नहीं चाहता अलग आए, मैं नहीं चाहता। यही तो शर्त है। अरे यही तो शर्त है, यही तो इसकी खास बात है, यही तो इसमें खास है कि आपको प्रॉपर्टी, अगर आपने लेट से 1 मोल आपने सॉल्ट ले लिया, चलो 1 मोल आपने शुगर ले लिया, 1 मोल आपने यूरिया ले लिया, 1 मोल आपने ग्लूकोज ले लिया। तो ध्यान रखना, जो ये चारों कॉलिगेटिव हैं, इसका मतलब 1 मोल शुगर ले लो, या 1 मोल यूरिया ले लो, या 1 मोल ग्लूकोज। बेटा तीनों की नेचर अलग है, फॉर्मूला देख लो, ये C12H22O11 है, ठीक है, ये CNH2CONH2 है, और ये C6H12O6 है। ये तो तीनों अलग अलग है, तीनों की नेचर अलग अलग है। हाँ, तीनों में एक चीज ठीक है कि नॉन पोलर है, मैं मानता हूं, लेकिन पार्टिकल्स का वैसा नेचर, लाइक देखो इसके अंदर CO ग्रुप है, इसके अंदर CO ग्रुप है, अलग है, उसके अंदर नहीं है, अलग है। तो सीधी सी बात, ऐसी की आपको कहना चाहिए, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, जो प्रॉपर्टी इसके लिए आएगी वही प्रॉपर्टी इसके लिए आनी चाहिए, वही प्रॉपर्टी इसके लिए। इन चारों में से ध्यान रखना, ये 4 प्रॉपर्टी भी हैं, लेकिन ये चारों अलग अलग आएंगी, इन केस ऑफ दीज, लेकिन ये चारों एक जैसी आएंगी। जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैं ये ले रहा हूं, ये वाला, ये प्रॉपर्टी इसके लिए भी, यही प्रॉपर्टी इसके लिए भी, यही प्रॉपर्टी इसके लिए भी सेम आने वाली है,
सेम आने वाली है, क्योंकि 1 मोल 1 मोल 1 मोल है। वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही क्या है, वो कह रही 1 मोल है मतलब ठीक है, 1 मोल है ठीक है, 1 मोल है ठीक है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इसके लिए, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इसके लिए, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इसके लिए सेम आएगी, सेम आएगी। ये मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल रब कर रहा हूं, समझा मैंने दिया है आपको। आप एक दो बार वीडियो पॉज करके या रिपीट में देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। ठीक है, तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं सर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू या इन वोलाटाइल सॉल्वेंट which depends only on the number of solute particles, not on the nature, are known as, बाकी तो रस्म है यार, ये रस्म तो निभाई लोगे, are known as, are called as, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन शॉर्ट CP। ठीक है, इन शॉर्ट CP कौन कौन है मिल लेते हैं। एक पहली प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा EBPT, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा DFPT, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं केवल एक बात समझाऊंगा, मात्र एक बात, और उस एक बात से आपको ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। आपको ये चारों ही प्रॉपर्टी, बिल्कुल चारों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी केवल एक छोटे से डायग्राम से। देखते हैं, ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया, सॉरी एक बीकर लिया और उस बीकर में केवल वाटर रख दिया, केवल वाटर रख दिया। तो मैं वाटर को ऐसे दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली नीचे भी रहा होगा वाटर, सारा वाटर ही है यार। ठीक है, दिखाने का वो तो तरीका है यार, कुछ भी दिखा, सॉलिड थोड़े ना है, कुछ भी दिखा ऐसे। ठीक है, अब आप सोचें इसकी, भाई साहब मेरे को जब बात वेपर प्रेशर की करनी थी ना, तो वेपर प्रेशर का मतलब इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन में अपर लेयर जाती है, और अगर अपर लेयर जाएगी तो ये भी पानी, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारी की सारी लेयर चली गई, सारी की सारी लेयर चली गई। इसका मतलब ये अपर लेयर जब चली गई तो जो वेपर बनी उससे आया वेपर प्रेशर। ठीक, अगर अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूं, मैं इसमें नमक मिला दूं, तो नमक कहां जाएगा? नमक इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में जगह बनाएगा, नमक इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में जगह भी बनाएगा और वाटर को खींचेगा भी, वाटर को थोड़ा सा खींच भी लेगा। तो लेट से यहां सॉल्ट आ गया, मैं डार्क कर रहा हूं, मैं इस वाले पॉइंट से दिखा रहा हूं सॉल्ट को और इस वाले पॉइंट से दिखा रहा हूं वाटर को। तो जो कुछ हिस्सा था वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया? वो सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया, वो इस तरह से सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया।
सॉल्ट घुल गया, सॉल्ट घुल गया, तभी तो बीच बीच में मर्ज हो गया इस तरह से। अब ये जब सॉल्ट घुल गया तो सॉल्ट के तो पंख है नहीं, सॉल्ट तो उड़ नहीं सकता, सॉल्ट तो नॉन वोलाटाइल है। तो ध्यान रखना, अपर लेयर पर जाने वाले मॉलिक्यूल्स घट गए। दोबारा सुनो, अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स जा रहे थे वो घट गए, वो घट गए, वो कम हो गए। और जनाब जब अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए तो वेपर कम बनने लगी, वेपर घट गई, वेपर घट गई तो वेपर का प्रेशर भी घट गया। पढ़ो पढ़ो, रिलेटिव के बाद क्या लिखा हुआ है? लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअर हो गया, वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। कम ऑन, वेपर प्रेशर कम हो गया। दूसरा, अब आप सोचो यार वेपर प्रेशर कम हो जाए, अरे अभी जस्ट इससे पहले जब हम एजियोट्रॉप गा रहे थे तब मैंने आपको समझाया था वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर घटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। और अगर ऐसा है तो देख लो दूसरी क्या लिखी हुई है, एलिवेशन, यानी बढ़ गया। कौन बढ़ गया? बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और आप सोचकर देखो, डिप्रेशन, भाई साहब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी ना, कुछ वैसी ही फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to that of, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, आपको लिखनी हो आप लिख लीजिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। और अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो आप सहज ही समझ जाएंगे कि डिप्रेशन क्यों हुआ। डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो जनाब इसमें डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया। अच्छा, इस डिप्रेशन का कारण हम एक बार ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी शायद इस डेफिनेशन से आपके पल्ले नहीं पड़ पाएगा, नहीं पल्ले पड़ रहा छोड़ दो, मैं एक ग्राफ बनवाऊंगा जिससे ये वाला दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे, ये वाला तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। अब बचा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी चर्चा की जाएगी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि वेपर प्रेशर से कनेक्टेड नहीं है इसलिए मैंने इनकी बात इसमें नहीं करी, इसलिए मैंने इसकी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात इन तीनों के साथ नहीं की है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। तो आज के लिए हमारा कंसर्न खत्म हुआ, हमने एटलीस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर लिया है। मुझे लगता है, आई थिंक दैट, हो सकता है कि इससे ज़्यादा खिंच जाए। हार्डली अगर गया तो आज पार्ट 5 था, हो सकता है पार्ट 7 तक जाए, और शायद मेरा पहला अंदाज़ा भी यही था कि पार्ट 7 तक जाएगा। कल को हम इनमें डीप स्टडी करेंगे, कल को हम इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, इन चारों को थोड़ा डिटेल करेंगे और इनके फॉर्मूला देखेंगे। तो जहां तक है कल का सेशन केवल यहां तक हो पाएगा। और पार्ट नंबर 7, लास्ट पार्ट नंबर 7, अभी तो पार्ट 6 है, पार्ट 6 तो कल देखेंगे, पार्ट 6 तो इनका कल देखेंगे। पार्ट 7 में हम लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी कुछ गड़बड़ियां आ गई थी और उस गड़बड़ी को सुधार करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे थोड़ा सा झेला। और प्लीज़ अगर हो सके तो, अगर आपका कुछ इसमें घाटा ना हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ही दें। आई थिंक इसमें आपका कुछ नहीं जाता, जिसमें अपना घाटा नहीं है उसको करने से पुण्य बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो कीजिए, अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और अच्छा लगे, दूसरे को मन कर रहा है बताने का तो शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दें प्लीज़। ठीक है, वैसे मैं बार बार कहना अच्छा नहीं समझता, सॉरी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।